Yeah. Okay. Sit straight with your spine, neck and head erect. अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाइए. Inhale deeply. Exhale completely. Once again, center yourself. Inhale deeply. Exhale completely. Om. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Make heat of your palm. Gently place your palms on your face. मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे सभी. Slowly. थैंक यू सर जी. मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विश्व में योग की पताका फहराऊंगा. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगा. मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है. ओम ओम ओम. मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ. ओम ओम ओम. मेरे पास अजेय मनोबल है. ओम ओम ओम. दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर लगाएं और फील करें कि आपका पूरा माइंड कंसंट्रेटेड है नाउ. अब हम लोग कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाए कि कैसा आप पढ़ कर आए हैं. मैं किसी का भी नाम लेकर बोलूंगा तो आपको बताना होगा. ठीक है? तैयार हैं इसके लिए? है ना? मैसेज कीजिए सभी. और आप लोग आपस में भी डिस्कस किया करिए, है ना. ऐसे कि नाम देख रहे हैं आप लोग कि सभी लोग जुड़े हुए हैं. अनीता जी, अरुणा दी, आसिफ दास, भावेश जी, भावना जी, देवेंद्र, गुंजिता, काजल, कल्याणी, लक्ष्मी, सब आप सभी अपने आप को एक फ्रेंड की तरह समझो. कोई दिक्कत होती है तो आप लोग आपस में अपना एक नंबर एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि आप लोग का एम सेम है ना. आप लोग को सबको जेआरएफ करना है तो आप लोग आपस में अपना एक बॉन्ड बनाकर रखिए, फ्रेंड बनाइए और ऐसे दोस्त बनाइए जो केवल नेट जेआरएफ की बात करते हो. ठीक है? चलिए सब अपनी अटेंडेंस दे जल्दी से. कौन कौन एक्टिव बैठा है. फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाए. चलिए बताइए कि हेमंत ऋतु में कौन कौन से मास होते हैं. जल्दी से टाइप कीजिए. हेमंत ऋतु में कौन कौन से मास होते हैं, उनका नाम टाइप कीजिए जल्दी से. बहुत बढ़िया सोनिया जी. सोनिया जी बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर. ऐसे ऐसे ही उत्साह के साथ सभी लोग लगे रहिए. मैं सबको देख रहा हूँ, मेरी नज़र सब पे है. बहुत अच्छे. विशाल, मंजुला जी, ऋतु रानी. मार्ग,
मार्गशीर्ष और पौष, ठीक है, ये जो 2 मास होते हैं ये आपके हेमंत ऋतु को बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए कि वर्षा ऋतु किन किन मास में होती है, किन किन ऋतुओं में उसका प्रभाव होता है, वो बताइए जल्दी। मैंने प्रभाव पूछा है, अनुभव नहीं पूछा है, ठीक है, प्रभाव बताएंगे सभी। बहुत अच्छे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, एग्जाम के लेवल की तैयारी है आपकी। योग के विद्यार्थी हैं तो सबको बनना चाहिए ये चीज, है ना। हमको आध्यात्मिक चीजें, हमारी सनातन चीजें जो हैं उनको अच्छे से पता होने चाहिए कि प्राचीन ऋषि मुनि क्या पढ़ते थे। वो जनवरी फरवरी नहीं बोला करते थे, इसलिए आपको प्राचीन चीजों को ज्यादा महत्व देना है। हर चीजें प्राचीन है यहाँ पे। 17वीं सदी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, हिरण संहिता, ये भी प्राचीन ही है, ठीक है। अब बताइए वसंत ऋतु किन किन मास में होता है। बहुत बढ़िया राजेश्वर जी, सभी का उत्तर सही है। श्रावण और भादव मिलकर वर्षा ऋतु का निर्माण करते हैं। अभी बताइए वसंत ऋतु कब कब होती है, किन किन मास में होती है। चैत्र और वैशाख, बहुत अच्छे। चलिए अब बता दीजिए ग्रीष्म ऋतु किन किन ऋतुओं में, ग्रीष्म ऋतु जो होती है किन किन मास में होती है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा पढ़ कर आए हैं आप लोग। नीता साहू जी ऐसे याद रखना, ज्येष्ठ होता है, ठीक है, जेठ नहीं होता वो, ज्येष्ठ और आषाढ़ में होता है। गर्मी में आपके जेठ आते हैं, ऐसे ऐसे करके याद कर लेना। ज्येष्ठ आषाढ़ तो याद होगा, गर्मी में आपके जेठ भी आते हैं, ठीक है। ऐसे करके जेठ होते हैं ना, तो बोलते हैं जेठ। बहुत बढ़िया बड़ों भाभी। को। हम्म। बड़ों को नहीं बोलते, यहाँ पे और आ रहे हैं आंसर, पति के बड़े भाई को, ठीक है। चलो, आप लोगों को पता होगा जेठ किसको बोलते हैं। हम्म। आपको अब आखिरी बता दीजिए शिशिर ऋतु कब होती है। बहुत अच्छे आंसर आए हैं, अच्छा पढ़कर आए हैं, और इसको बताएंगे माइक ऑन करके। भावेश जी आप माइक ऑन करके बताइए कि शिशिर ऋतु में कौन कौन से मास होते हैं। ये एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको सीरियस लेकर सभी आंसर अपना टाइप करें। सर ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट करूँ। ऋतुएं 6 होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में आता है अपना, जैसे ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़ होता है। वर्षा ऋतु में आता है श्रावण और भाद्रपद। फिर उसके बाद में आता है हेमंत हेमंत ऋतु। तो हेमंत शरद, शरद आता जी, है, शरद ऋतु आती है ना फिर। सॉरी शरद ऋतु, हाँ। शरद शरद ऋतु तो उसमें आता है अश्विन और कार्तिक। हम्म। और फिर उसके बाद में आता है हेमंत ऋतु। हेमंत हम्म। ऋतु में आता है अपना क्या नाम था उसका? मार्ग और पौष। मार्ग, जी जी, मार्ग और पौष। फिर उसके बाद में आता है मार्ग एंड पौष के बाद में आता है शिशिर। बहुत शिशिर में बढ़िया। आता है शिशिर में आता है सर अपना, एक सेकंड सर, माघ और, वो माघ और फागुन। बहुत जी सर, बढ़िया भावेश जी, बहुत बढ़िया। माघ और फागुन आता है शिशिर ऋतु में, ठीक है। हाँ जी। ऐसे याद होना चाहिए जैसे अभी भावेश जी ने सुनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ऐसे ऋतुओं के नाम याद होंगे। 6 के नाम कंटिन्यू एकदम सीक्वेंस में माइक ऑफ कर लीजिए भावेश जी। और उनमें कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, आप ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे हमारी इंडिया टीम में अश्विन है ना, अश्विन एक बॉलर है, स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी है। अश्विन और दिनेश कार्तिक, अश्विन और दिनेश कार्तिक कौन से ऋतु में खेलते हैं, शरद ऋतु में अपना क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ऐसे अपने से ट्रिक बनाओ, या फिर मैं अपने से जो दे रहा हूँ वो आपको अच्छा लगता हो तो उसको भी रख सकते हो। कुछ तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। कुछ मैंने तो आप, क्वेश्चन पूछना था। जी
सर जैसे वो डेट्स लिखी थी कि एक 22 मार्च से शुरू होता है चैत्र, फिर 21 अप्रैल से, तो ये डेट्स जो है ये फिक्स है या ये आगे पीछे भी होती हैं? वो आगे पीछे हो जाती थोड़ी बहुत होती है। आप ओके, ये ऋतुओं के नाम अच्छे से याद रखिएगा आप, ठीक है। ठीक है। और उसको सर आप आपने अच्छे से। जैसे बताया था कि जी 2 महीने का एक जो है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो जो आपने स्लाइड्स भेजी थी उसमें एक स्लाइड के अंदर 3 महीने की एक ऋतु दे रखी थी। वो गलत है, उसमें केवल आपको जो घेरण संहिता है ना ती- उसमें 2 ऋतुओं की एक मात्रा, और ये हर जगह मिलेगा। जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे वहां पे भी आपको आएगी ये सब चीजें। घटी मिलकर कितना बनता है, 5 घटी मिलकर कितना बनता है, 10 घटी मिलकर कितना बनता है, आयन पूछा जाएगा आपसे। ये सारी चीजों को हम वशिष्ठ संहिता में पढ़ेंगे। तो आप 2 ऋतु, एक ऋतु में 2 मास होते हैं, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। वो जो ठीक उसमें है सर। 3 और लिखा सर है वो नहीं है। वो गलत है जिसमें उसमें फिर 2 हेमंत और शिशिर 1.5 1.5 महीने की दे रखी थी। हम्म। हाँ तो पंद्रह और पंद्रह सर, दिन हाँ जी सर। 15-15 दिन के होते हैं वैसे। ठीक है। अच्छा, अब इस आप इन ऋतुओं के नाम अच्छे से याद रखो, कौन सी ऋतु में कौन कौन से मास होते हैं, ये तो कंपलसरी याद ही रखना आप, ठीक है। ट्रिक अब बना लोगे ना, जैसे अश्विन और कार्तिक कौन सी ऋतु में खेलते हैं, शरद ऋतु में खेलते हैं क्रिकेट। सब क्रिकेट प्रेमी सभी जानते होंगे कि अश्विन कौन है और कार्तिक कौन है। दिनेश कार्तिक को सभी जानते हैं, कमबैक जिन्होंने किया है। चैत्र और वैशाख तो इतनी बार बोल चुके हैं कि सबको याद होगा कि वसंत ऋतु का है। अभी जेठ जी को बता दिया आपके, जेठ जी, ज्येष्ठ और आषाढ़ जो है, जेठ जी आपके कौन सी ऋतु में आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। 3 ऋतुएं मैंने आपको ट्रिक से याद दिला दी। 3 आप अपने से याद करो या फिर उसके भी कोई ट्रिक बना लो, आपके ऊपर है। अब मुझे बताएंगे हिमलोचिकाम का तात्पर्य क्या है। हिमलोचिकाम का तात्पर्य क्या है, जल्दी से बताइए। और नीतू जी माइक ऑन करके बताएंगी हिमलोचिकाम से तात्पर्य क्या था। नीतू जी, कैन यू हियर मी। नहीं बनता है तो बता दो। सर लीफ पत्ता, इसका पता। कुरुत। अरे नीचे आंसर आता है, उसको देख भी सकते हो आप। हुरहुर के पत्ते। हुरहुर के अच्छा, पत्ते का जो शाख होता है ना, हुरहुर। जी सर। हिमलोचिकाम। हुरहुर का पत्ता। हिमलोचिकाम जो होता है वो हुरहुर का पत्ता होता है। ठीक है। और किन किन ऋतुओं में महर्षि हिरण्य ने योग करने को कहा है, ये बताएंगे हमें शुभ्रा जी। ठंड में सर, ठंड में। नहीं, 2 ऋतुएं बताई हैं आपको। जी। कौन सी 2 ऋतुएं हैं जिनमें योगारंभ करने को महर्षि हिरण्य ने बोला है। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको इसके लिए। ट्रिक बताई थी, वसंत और शरद में आपको बसंत बताया और गया। शरद, हाँ, हाँ, बसंत और शरद में। वसंत और शरद में योगारंभ करने को बोला है। बाकी जो अन्य 4 ऋतुएं हैं इनमें नहीं करने को बोला है, ठीक है। माइक ऑफ कर जी। लीजिए। सर ट्रिक क्या बताई थी आपने? वस, व, वश में कर, वसंत, वस, वश, केवल वश, वस, वश, वश, वस। ठीक है। ओनली वश। वश करके याद रखो, आपके वश में है ऋतु। हाँ। अब महर्षि हिरण के अनुसार जो मिताहार में कितना भोजन लेना है, कितना खाली छोड़ना है, कौन बताएगा हमें। क्लियर होनी चाहिए सब चीजें। पुष्पा जी माइक ऑन करके बताइए। पुष्पा जी, पुष्पा सार सर। यस सर। हाँ, बताइए सर महर्षि हिरण ने क्या बताया। सर पेट का जो 50% है वो हमें भोजन से मतलब पूरा करना है, और फिर 25% पानी के लिए और 25% हवा के लिए खाली छोड़ना है। बहुत बढ़िया। उस 25% को आप एक तिहाई भाग, और उस हाँ। आखिरी 25% को आप चतुर्थांश, आखिरी चौथा भाग, ठीक है। यस। हम्म, ये होता है आपका 100। पूरा गोला जो होता है वो होता है 100।
अब उसको आप 4 भागों में बांटते हो, 25 25 25 25। अब 25 25 हो गए आपके 50। 50% तो बोल दिया कि ये भोजन के लिए छोड़ना है, बाकी बचे आपके 25 और 25, उनको डिवाइड कर देना है, आधा आपके वायु से होगा और आधा आपके जल से होगा। ठीक है, ये महर्षि गिर ने समझाया और ये पालन भी किया करो आप लोग। चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं और भी चीजें हैं, फिर मैं जब क्विज बनाऊंगा तो पूछूंगा। समय भी हो गया काफी। अब आपको मैं स्लाइड प्रेजेंट करके अब मैं आज बताऊंगा अपथ्य आहार। आपको एग्जाम के ट्रिक से 2 चीजें याद रखनी है, जैसे कि आपका पथ्य आहार आता है और अपथ्य आहार आता है, तो आपको घेरण संहिता का भी पथ्य आहार याद होना चाहिए और हठ प्रदीप का भी। हमको टफ कब लगता है, हमको दोनों याद करने होते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक हठ प्रदीप का में भी और एक घेरण संहिता में भी कंपेयर करने को बोलता है। किन 2 शाक को या फिर किन किन 2 फल को घेरण संहिता और हठ प्रदीप का में दोनों में कंपेयर करके पूछेगा कि पथ्य बताया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, घेरण संहिता से हठ प्रदीप का जोड़कर पूछ देगा पथ्य पथ्य को कि बताइए दोनों में कॉमन कौन से हैं। तो दिमाग को इस लेवल तक खेलना है आपसे, इतना खिलाओ अपने दिमाग को कि यार मुझे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। हर तरफ से अपने दिमाग को हर डायमेंशन से रेडी रखना एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। ये नहीं कि पढ़ लिया पत्थर पत्थर रट लिया पर फिर भी नहीं आ रहा, ऐसे ही होता है एग्जाम में। ठीक है, वो डायमेंशन से क्वेश्चन देंगे आपको। अब हम चलिए जानते हैं कि अपथ्य आहार क्या होता है। ठीक है, पेज नंबर क्या है, 293। 95 है सर। ओके, थैंक यू। 295। सर जैसे मिताहार में हमने अर्थ जाना था सभी वर्ड्स का, तो इसमें श्लोक याद करना इतना जरूरी नहीं है ना, बड़े भी हैं इसके श्लोक ग्रंथ संहिता के। हठ प्रतिपिका तो याद हो जाता है। हर प्रतिभा कैसे छोटा सा है, उसके श्लोक तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको। इसमें मतलब श्लोक इतना जरूरी नहीं है ना याद करना, सीक्वेंस तो पूछ नहीं सकते मिताहार में इसके बाद क्या है क्या करके। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको उसकी संस्कृत पता होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं आपसे कोई भी वर्ड दे दूं, जैसे कि मैं बोल दूं कि वाताकी का क्या मतलब होता है, वाताकीम का क्या मतलब है ना, एक वर्ड आया बैगन। वाताकीम। अच्छा। हाँ, ऐसे पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और द्राड़िकाम किसे बोला है, रिद्धि क्या है, मूलकम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हिममोली, जो मैंने पूछा था हेल मोची काम, उसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, उसको संस्कृत में क्या बोला है। और कंपैरेटिव मैंने जो बताया आपको, पहले तो केवल घेरण संहिता में कंपेयर करना है आपको पथ्य पथ्य का, फिर आपको घेरण संहिता से उठकर जाना है तो हठ प्रदीपिका के साथ मिलकर हठ घेरण संहिता को कवर करना है। पथ्य पथ्य का टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर करना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है ना। जी सर, बिल्कुल वो सर बिल्कुल। इसलिए पूछा जैसे नोट्स में भी हम जैसे आपने बता रहे थे ना, तो हम वैसे ही लिखते जा रहे हैं, मतलब श्लोक नहीं लिखा है उसका, तो श्लोक लिखने की जरूरत नहीं है ना नोट्स में। नोट्स में तो जस्ट जो आपने बताया वर्ड वो लिख लिया है बस। हाँ, संस्कृत उसकी लिख लिया करिए और वर्ड लिख लिया करिए। ठीक है, श्लोक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए देखते हैं निषिद्ध आहार क्या है। घेरण संहिता में निषिद्ध किसे बताया है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगी यार इसे भी कैसे निषिद्ध बता दिया। ठीक है, चलिए। कटवमलम, कटवमलम लवणम तिक्तम भृष्टम च दधि तक्रकम शाक उत्कटम तथा मध्यम तालम च पनशम तथा। अब इसमें आपको उत्कट शाक क्या होता है, शाक उत्कट का मतलब है उत्कट शाक, मध्य, ताल, पनस। ऐसे पनस का मतलब क्या होता है ना। इन सारी चीजों से ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे शुरू की लाइन को 23वें श्लोक को समझते हैं कि इसमें बोला क्या है। इसमें बोला है आपको
कटवम्ल, कटवम्ल मतलब कटुधन अम्ल, उसको बनाकर बोल दिया कटवम्ल। कटवम्ल मतलब कटु और अम्ल, कटु मतलब होता है आपका कड़वा और अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, तिक्त मतलब तीता तीखा, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। दधि तक्रकम, दधि तक्र क्या होता है आपका, दूध को उसमें, सॉरी दधि को बोलते हैं दही और तक्र को मैंने बताया था मट्ठा, ठीक है। इसमें एक आया वर्ड शाक उत्कटम, शाक उत्कट का मतलब होता है जो विरेचक वाले शाक होते हैं, मतलब जो जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फाइबर होता है, समझ रहे हो, जो उत्कट शाक विरेचक करने वाले। आप आयुर्वेद में भी पढ़ेंगे, विरेचक एक वर्ड आता है, विरेचन, विरेचन की क्रिया कराई जाती है शुद्धि से, शुद्धि के लिए, तो विरेचन जो होता है ना वो उसी को बोला है यहाँ पे उत्कट शाक, ठीक है। मद्य, मद्य का मतलब सभी जानते हैं, मादक पदार्थ, मादक द्रव्य, मदिरा। तालम, तालम होता है ताड़, एक ताड़ का जो पेड़ होता है उसके फल को तालम बोलते हैं, उसकी भी मधुरा बनती है ताल की। पनसम, पनसम का हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है, पर महर्षि घेरन के अनुसार, सॉरी मुंगेर बिहार की किताब में पनसम का मतलब कटहल दे रखा है, ठीक है, तो आप कटहल याद रखना। कुलथम, मशुरम पांडुम, कुष्मांडम साकदंडकम, कुलथ क्या है, कुल्थी, ठीक है, कुलथ क्या है, कुल्थी को बोला है कुलथ। अब क्या मिताहार में, पथ्याहार में कुल्थ आया था क्या, किसी को याद है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है फिर। मसूरम, मसूर भी जानते हैं सभी, मसूर क्या होता है, मसूर तो सभी जानते हैं, मसूर की भी दाल होती है, छोटे छोटे होते हैं मसूर। ये चीजें जो हैं आपको अपने नोट्स में लिखनी है, और जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको सर्च करिए गूगल में, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये होती है, ये तो मेरे को पता था, ऐसे बोलेंगे फिर आप, ठीक है। मसूर। पांडुम, पांडुम को पता है क्या बोलते हैं, प्याज, ठीक है, पांडु अर्थात प्याज, इंटरेस्टिंग चीज है, घर में बोलना पांडु लेकर आओ। कुसमांडम, कुसमांडम क्या होता है, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा सभी खाते हैं, वजन बढ़ाता है कुम्हड़ा। कद्दू। और कद्दू या कुम्हड़ा, तो ये बादी भी होता है, ठीक है, इसमें फैट ज्यादा होता है, इसलिए कुष्मांड को भी, कुम्हड़े को भी इसमें निषिद्ध बताया है। शाक दंडकम, शाक दंड का मतलब ऐसे शाक जो दंड के रूप में होते हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे वर्जित बताया है। फिर आगे आते हैं तुम्बी, तुम्बी को यहाँ पे क्या बताया है, आप घेरन ये मुंगेर बिहार की किताब में देखोगे तो तुम्बी को करेला बताया है, जबकि यहाँ पे करेला नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए करेला। हमने क्या पढ़ा था पिछले बार, हमने पढ़ा था सुकाशकम का मतलब करेला होता है, पथ्याहार में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सुकाशकम मतलब करेला, तो तुम्बी का मतलब भी करेला कैसे हो सकता है, नहीं, यहाँ पे तुम्बी का तात्पर्य है कड़वी लौकी, ठीक है, एक तरह से करेला ही होता है वो, और यहाँ कड़वी लौकी याद रखना आप, दोनों में कॉमन है। फिर कोल, फिर कपित्थ, यहाँ पे दो चीजें हैं, कोल और कपित्थ। कोल क्या होता है आपका, वेर, वेर सभी जानते हैं, वेर को बोलते हैं कोल। कपित्थम, कपित्थम मतलब कैथा, कैथा का आप, आपको मैं दिखाऊंगा अभी क्या होता है। कट बिल्वम, लिखते जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, कट बिल्वम मतलब होता है आपका बेल, पका हुआ बेल, ठीक है, कंट बिल्वा मतलब पका हुआ बेल। पलाशकम, पलाशकम मतलब होता है पलाश वृक्ष जो होता है उसके फल और फूल, उनको पलाशकम बोला है, उसको भी नहीं खाना है। कदम्ब, कदम्ब भी सभी जानते हैं, कदम्ब को भी बोला है वर्जित। जंबीर, जंबीर वर्ड समझ में आ रहा है कि क्या हुआ जंबीर का मतलब, जंबीर मतलब होता है जंबीरी नींबू, जंबीरी नींबू कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बिंबम, लकुचम लसुनम विषम, एक जंबीर का मतलब होता है नींबू, बिंबम मतलब होता है कुंदरू, ये इसका मतलब होता है कुंदरू,
ठीक है, कुंद्रू होता है उसको बोलते हैं बिंबम। सर लकुचम, लेकिन कुंद्रू को तो इधर सर कुंद्रू को तो इधर पथ्याहार में भी पढ़े हैं, सॉरी हाँ मिताहार हाँ, में। है ना, यही तो क्वेश्चन आते एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो पत्थर और पत्थर दोनों में बताया गया है। कुंद्रू ये आया था हमारे एग्जाम में। कुंद्रू एक ऐसा है जो पत्थर में भी है और अपत्य में भी है। ठीक है, बिंबम अर्थात कुंद्रू। लकुचम, लकुचम मतलब बड़हल। बड़हर जो होता है ना उसको बोलते हैं लकुचम। लहसुन तो सभी जानते हैं, लहसुन को बोलते हैं लशुनम। लशुनम विषम, विष के समान है। आगे आते हैं कामरंगम। कामरंगम मतलब कमरख। कमरख लिखा हुआ है ना, अभी आप सर्च करेंगे हम देखेंगे क्या क्या है। पियालम, पियालम मतलब होता है चिरौंजी। लिखते जाइए अपने नोट्स में। हींग सभी को पता है, हिंगू मतलब होता है हींग। हिंगू मतलब हींग। यहाँ पे लिखा हुआ है सालमली। सालमली का मतलब होता है सेमर के फूल, सेमर के पुष्प। सेमर जब सभी जानते होंगे, सेमर क्या होता है, सेमर के, सेमर के पुष्प को बोलते हैं सालमली। के बाद आता है आपका केमुकम। यहाँ पे केम्बुकम होना चाहिए था, इसको बोलते हैं गोभी। कोबी गोभी। ठीक है, केम्बुकम अर्थात कोबी गोभी। अब इसके आगे और क्या बोला है वर्जित। योगारंभे वर्जयेत पथ स्त्रीवन्य सेवनम। मतलब स्त्री के संपर्क से, अग्नि को तापने से योगारंभ के प्रारंभ में इन्हें, योगा के प्रारंभ में इन्हें वर्जित बताया। ठीक है, स्त्री के संपर्क में नहीं रहना बोला है, और अग्नि का सेवन, जो हम आग तापते हैं ना, उन्हें भी वर्जित बताया गया है। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेंगी इस पे। अब देखते हैं कि इस पे क्या है। हमने 26 तक कवर कर लिया, अब हम देखते हैं 27। नवनीत दृढ़म क्षीरम शर्करा दैव छवम गुड़म। मतलब होता है नवनीत का मतलब होता है घी, सॉरी नवनीत का मक्खन, मक्खन होता है इसका मतलब। ठीक है, नवनीत मतलब मक्खन होता है, धृतम मतलब होता है घी, क्षीरम मतलब होता है दूध, शर्करा मतलब होता है शक्कर। और क्या लिखा है, कैसा, कैसा शक्कर बोला है, गुड़म। यहाँ शर्करा क्षवम का मतलब होता है गन्ना। ठीक है, क्षवम मतलब होता है जो गन्ने के रस से बने हुए गुड़, शर्करा आदि मिश्रियां होती हैं, उसको बोला है यहाँ पे। ठीक है, जो गन्ने के रस से गुड़ बनते हैं उनको बोला है यहाँ पे। पक्वरंभाम नारिकेलम दांडिम वशी शिवासवम। इसका मतलब होता है पक्वरंभा। रंभा मतलब क्या होगा, केला, तो पके हुए केले को बोला है ना। केले के, केले के 5 भाग। नारिकेलम, नारिकेल मतलब होता है नारियल, कोकोनट। फिर आगे आता है आपका दाडिम। दाडिम का मतलब होता है आपका अनार। ठीक है, अनार। फिर आगे आता है आपका मिसी। दांडिम सी जो लिखा हुआ है, दांडिम को मिसी बोलते हैं, यहाँ पे मिसी होना चाहिए। ठीक है, मिसी का मतलब होता है सौंफ। हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, आपको उसको देखना है इसका मतलब क्या होगा। दांडिम मतलब होता है अनार, और मिशी मतलब होता है आपका सौंफ। सौंफ सभी खाते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है आपका वासकम। वाशवम होता है, तो वासकम आप समझ, वाशवम लिखा है यहाँ पे, वाशवम। वाशवम मतलब होता है वासा अडूसा, होता है एक वर्ड वासा अडूसा, उसके पुष्प पत्र, वासा अडूसा ऐसा होता है हिंदी में लिखा हुआ, वासा अडूसा, उसके पुष्प को बोलते हैं वासकम या फिर वासवम। द्राक्षा मैंने पहले बताया है, द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, पर यहाँ पे अनार दे रखा है। ठीक है, लवलीम धात्रीम रसवम्ल विवर्जितम। फिर और वर्ड क्या आते हैं यहाँ पे, लवली मतलब होता है आंवला। ठीक है, और धात्रीम का मतलब होता है खट्टे रस। ठीक है, सॉरी, धात्रीम का मतलब होता है आंवला, लवलीम
धात्री मतलब होता है खट्टे रस से रहित आंवला। आंवला कैसा होना चाहिए, उसमें जब तक विटामिन सी नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं होगा वो आंवला। तो यहाँ पे लवलीम धात्रीम का मतलब होता है जो खट्टे रस से रहित धात्रीम अर्थात आंवला। फिर और क्या है, रसम्ल विवर्जितम, और क्या बोला है, और एक वर्ड है यहाँ पे और पौरुषम। ये पौरुषम इसका मतलब होता है फालसा पका हुआ, पका हुआ फालसा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ये मुंगेर बिहार की किताब में कुछ और लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जम्बू। जम्बू मतलब होता है जामुन। कुछ कुछ वर्ड्स आप पकड़ के चलो। फिर होता है यहाँ पे जाम्बलूम। जम्बू जाम्बलम मतलब होता है, जम्बू मतलब जामुन, जाम्बुलम मतलब होता है कठ जामुन। ठीक है, हरीत कीम। हरीत कीम मतलब होता है हरण। हरण का चूर्ण सुना होगा, हरण को बोलते हैं हरीत कीम। खरजूरम। खरजूरम मतलब होता है खजूर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लवंग। लवंग, लवंग का मतलब होता है लौंग। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे, जाति। जाति मतलब होता है जायफल। सब लिखते जाओ नोट्स में, फिर जो आपको कंफ्यूजन जो भी होगा उसको फिर क्लियर करेंगे। जाति मतलब होता है, यहाँ जायफल को जाति बोला है। ठीक है, एक और वर्ड आता है एला। यहाँ पे एलाम होता है वैसे पूरा, एलाम का मतलब होता है इलायची। एला दिख रहा है, एला, यहां से निकली इलायची। हरितकीम खरजूरम योगी भक्षणमाचरेत। हरित मतलब मैंने बताया आपको हरण, खजूर, और इन सभी को योगी को क्या कहना चाहिए, योगी को इनका भक्षण नहीं करना चाहिए, इन्हें योगी ना खाए, ऐसा बोला है। अब किसी का कोई डाउट है कहीं पे पूछ लो, फिर एक बार और देखते हैं। सर पौरुषम में क्या क्या बताया आपने, पौरुषम? पौरुषम मतलब होता है फालसा, पका हुआ फालसा। आप सर्च करोगे तो मिलेगा फालसा। मुंगेर बिहार में कुछ और लिखा है क्या? मुंगेर बिहार की किताब में तो क्लियर ही नहीं रखता है, इसके जो अर्थ है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। ये पथ है, पथ में क्वेश्चन ऐसे ही आता है यहाँ से। पौरुषम होता है पका हुआ फालसा। और किसी को कोई वर्ड्स में दिक्कत हो रही है तो जल्दी पूछो। फर्स्ट लाइन में भ्रष्टम क्या है सर? एक जन माइक ऑन करो, एक जन। सर फर्स्ट काम लाइन में भ्रष्टम क्या है सर? कौन से लाइन में है? फर्स्ट भ्रष्टम। काम रंग प्यालम सर 25 काम रंग प्यालम। यहाँ पे भ्रष्टम लिखा होगा ना, देखो। तिक्तम भ्रष्टम। भ्रष्टम मतलब भुंजा हुआ। ठीक है, ये लिखा है देखो, भ्रष्टम अर्थात भुंजा हुआ पदार्थ। दिख रहा है? जी सर। भ्रष्टम मतलब भुंजा हुआ। मैंने ये नहीं बताया था क्या उस टाइम पे? सर काम रंग प्यालम 25। क्या चीज? काम रंगम? हाँ कौन सी प्यालम लाइन में है? 25। चाहिए ये वाला। सर कपिथम क्या होता है? एक मिनट बता रहा हूँ। 25 लाइन। काम रंगम प्यालम च हिड। पियालम, पियालम मतलब चिरौंजी। अच्छा, पियालम मतलब चिरौंजी। काम चिरौंजी। रंगम, चिरौंजी मीन्स चिरौंजी आप सर्च करेंगे, चिरौंजी सर जो गुलाब जामुन में डलती है, ब्राउन ब्राउन से कलर गुलाब की। जामुन। हाँ चिरौंजी बोलते स्मॉल हैं, ड्राई आपको फ्रूट। सर्च करेंगे। स्मॉल ड्राई फ्रूट होता है, ये ड्राई फ्रूट मसूर है की guys। दाल की तरह होती है सर। हाँ, काम रंगम होता है आपका कमरख। काम रंगम यहाँ मुंगेर बिहार में लिखा है कमरख। कुछ चीजें आप गूगल में सर्च कीजिए, कमरख। ओके ठीक है। ठीक है,
पतिथम क्या होता है? कौन सी लाइन में कपिथम? 20 कपित मतलब कैथा। कपित कैथा मतलब बताए थे। कैथा बताया था मैंने, कैथा। ओके। अब आप सब कुछ भी, कोई भी वर्ड बोलो जो आपको पता नहीं है, सब कुछ मिलेगा गूगल में। आपको नहीं पता ना? सर था उत्कटम, तो उत्कटम क्या है? विरेचक वाले शाक जो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ जिनका भोजन का पाचन खराब होता है ना, उनको ऐसे शाक दिए जाते हैं ताकि उनका जो मल है वो आसानी से निकल सके, आसानी से पास सके। उसको बोलते हैं विरेचक वाले जो शाक होते हैं। ठीक है? आपको मैं एक वर्ड दिखाता हूँ, कैथा। ठीक है, कैथा जो लिखा है ना यहाँ पे, कैथा फल देख लो आप कैसा होता है कैथा फल। ये दिख रहा है कैथा? ये है कैथा। बीटरूट है सर। नहीं, ये कवट है। बीट रूट नहीं, कवट है वो। कवट है, कवट। लेफ्ट करिश्माई वाला क्या कैथा राइट लिखा वाला? है, देखो यहाँ, ये वाला देखो ना, ये वाला। हाँ, ये वाला बोले तो काउंट है। हाँ, तो इसमें अंदर संस्कृत में ब्रेन कैथा जैसा बोला है। बिया रहता ठीक है है, उसमें। कैथा। और किसी को कोई वर्ड जो नहीं पता हो वो देख लो। कथक, इसका क्या नाम बोले बस संस्कृत में सर? कैथा, ये देखिए लिखा है यहाँ पे कैथा। कैथा, कैथा, ओके। Sir, what is Kadambam? कदम, कदम नहीं खाया आपने? कदम के फल होते हैं, कदम के फल होते हैं, आपको देख लीजिए, ये होता है कदम। दिख रहा है? ऐसा होता है, मीठा लगता है ये। ठीक है, ये मीठा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उसका चित्र। अगर आप देख के समझेंगे तो वो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। यार ये कदम को भी उन्होंने अपथ्य बता रखा है, ऐसे करके। और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है जो मुझे न पता हो? ये केमुकम में जो आपने गोभी बताया तो बंद गोभी है कि फूल गोभी है सर? गोभी याद रखो केमुकम। आप, गोभी है वो, गोभी। अच्छा सर। केम्बुकम में ना, हाँ वो गोभी है। सर ये पौरुषम मीन्स उत्तेजनात्मक पदार्थ हो गए ना? पौरुषम कौन सी लाइन में है पौरुषम? 28 नंबर ये उसकी पहली लाइन। पका हुआ फालसा। सर वो तो पका हुआ, फालता बताया था ना, फालता। यहाँ पे इलायची, जायफल उत्तेजनात्मक पदार्थ। ये फालता दिख रहा है? तो वैसे ये देखिए, ये है आपका फालसा फ्रूट। पका हुआ फालसा को बोलते हैं पौरुषम। ये दिख रहा है? ये सब जो आप बोल रहे हो, ये सर वीर्यवर्धक होती हैं, सब चीजें औषधि का काम करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको बताते रहते हैं आप सर ये। दोनों सर दोनों अर्थ ब्रिस्टम निकलते क्या हैं होता इससे। है? ब्रिस्टम कहाँ पे लिखा है ब्रिस्टम? सर स्टार्टिंग में ही बोला था आपने। भुंजा हुआ बताया था मैंने। ब्रिस्टम का मतलब होता है भुंजा हुआ। ठीक है, भुंजा हुआ पदार्थ को ब्रिस्टम बोलकर बताया है वहां पे। आप इसको इसको मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले। ये वाला जो ब्रिस्टम लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता जी है जी भुंजे सर, हुए पदार्थ। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, ये आपको याद करना है। सर वो ठीक है, ये सारी बिंब या फिर पक्कोरम्बा बोले तो सर? सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर कुंद्रू या फिर बिंब क्या है? नारिकेल, नारिकेलम। पका हुआ केला और नारियल। नारियल। चलिए, मैं अब आपके डाउट लास्ट में लूंगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। सब अपने डाउट्स रखें और माइक ऑफ रखें प्लीज। ओके सर। ठीक है। सभी को पथ पथ अच्छे से समझ में आया? क्या होता है समझ में आया? ये सब फलों के नाम है। यहाँ पे आपको याद रखना है इन सब चीजों को अच्छे से। आप जैसे चाहो वैसे याद रखो।
उनके चित्र देखो, चित्र से ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर होती है वैसे, है ना। अब हम देखेंगे कौन सा, अब हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं हम। स्थान हमने जान लिया, काल हमने जान लिया, मिताहार हमने जान लिया। मिताहार क्या बताया उन्होंने, पथ्य अपथ्य भी हमने उसी मिताहार के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। और भी चीजों को हम अब समझते हैं कि और क्या बताया है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, अभी तक उन्होंने बताया। और भी चीजें इसमें बताई गई हैं, अब उसको समझते हैं नाड़ी शोधन से पहले, ठीक है। अभी तक जिसको जो भी डाउट होगा आप अपने डाउट्स रखना, उसको बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे क्लास में। मैंने कई बार इसे पढ़ा है, पर इसमें क्या होता है ना, वर्ड के साथ बताया नहीं जाता हर जगह। इसलिए मैं चाहता हूँ जो मैंने परेशानी झेली है वो आपको ना हो, इसलिए मैं वर्ड के साथ बता रहा हूँ उनको। पेज नंबर बताना। 296। 296, ओके। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने 28 श्लोक हमने कवर कर लिया था। अब हम जानेंगे 29। अब 29वें श्लोक पे आते हैं। 29वें श्लोक में क्या बताया है, इससे भी कुछ चीजें। अब जैसे आप सोचो कि दूध को भी वर्जित बताया है, घी को भी वर्जित बताया है। खुद सोचकर देखो, कैसा नहीं लगता कि यार ये कैसे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नवनीत मतलब होता है मक्खन, धृतम, क्षीरम मतलब दूध, और गुड़, इनको क्यों वर्जित बताया है। किसी के दिमाग में नहीं आता ये कि यार ये तो अच्छी चीजें होती हैं, इनको क्यों वर्जित बताया होगा। मैं वही सोच रहा था सर, अभी सब तो बंदी हो गया सर, फिर क्या डालेंगे दूध में, दूध ही नहीं। ये सारी चीजें सोचना जरूरी है, क्योंकि सोचेंगे नहीं, समझ में कैसे आएगा। सर बाकी तो समझ में आ रहा था, जैसे कि वो सर में बात पे कब थोड़ा कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन मेरे को कुछ चीज जैसे गुड़ हो गया, गुड़ तो लोग रिकमेंड करते हैं, गुड़ हो गया, खांड हो गई, गुड़ के पाउडर हाँ, बनाते खांड बन जाता है, तो लोग रिकमेंड करते हैं कि दूध घी तो सर हमारा देश चला पूरा, तो वही को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ कैसे। पे जो है ये चीजें जो है, बहुत सी चीजें, जैसे कि आप यहाँ से अगर देखोगे कि दूध, घी, है ना, इन सबको कैसे खाना है, आपको मौसम के अनुसार खाना है। वर्जित करने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से त्याग दो। अगर यहाँ वर्जित लिखा है तो ये गलत है, मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा कि गलत लिखा है। इस पे यहाँ ये होना चाहिए था कि इन सारी चीजों को समय के अनुसार, वात पित्त कफ को देखने के अनुसार हमें खाना चाहिए। यदि आपका कफ बढ़ा हुआ है तो क्या आप दूध पियोगे, तब आप दूध पियोगे क्या, आपका कफ और बढ़ जाएगा। सबको यदि नहीं आपका बढ़ कफ, जाएगा। हाँ, इन सब चीजों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपका वात पित्त कफ अगर बिगड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से इन सब चीजों को आप लीजिए। आप अपने शरीर की प्रकृति को जानिए कि आपका वात बढ़ा हुआ है, कि पित्त बढ़ा हुआ है, कि कफ बढ़ा हुआ है। उसके अनुसार ही आप इन सब चीजों को मतलब इन्हें ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है, ऋतु के अनुसार। और के अनुसार ना सर। जी, चलिए अब हम समझते हैं। आपका कंफ्यूजन आपको लगा अगर ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ये सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे वर्णित नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको इन सब चीजों को पूरी तरह से नहीं छोड़ देना है, उनको ऋतुओं के अनुसार खाना है, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार खाने को बोला है महर्षि घेरन ने, ठीक है ना। अब हम जानते हैं यहाँ वाले 29वें श्लोक को। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु पोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत कठिनम दुरितम पूतिमुषणम पर्युषितम तथा, ये पूति पर्युषितम आपने कहीं और पढ़ा है क्या, किसी को याद हो बताओ, किसी को याद है ये वर्ड, और कहीं देखे हो अभी तक, यूजी पीजी कर लिए होगा आप लोगों ने। अरे गीता तो पढ़े हो, गीता में आते हैं ये वर्ड आखिरी में, तो आपको वहां पे भी पथ पथ का वर्णन है ना, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। ये पर्युषितम जो लिखा हुआ है ना, पूति पर्युषितम, ये तामसिक आहार में ये वर्ड आएगा आपको। आज जाना गीता खोल कर देखना, 17वें अध्याय में है शायद, ठीक है। पर्युषितम चायत आता है वहां पे।
ये पर्युषितम अर्थात मतलब ये तामसिक आहार से संबंधित है ये। और समझते हैं। और अति शीतम चाति चाउष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जयेत। अब इसको देखते हैं लघु पाकम। लघु पाकम मतलब होता है शीघ्र पचने वाला। प्रियम, प्रिय मतलब प्रिय होना चाहिए। स्निग्ध मतलब कैसा, स्नेह वाला अर्थात घी, घी तेल से युक्त। धातु प्रपोषणम, आपके धातु अर्थात धातु होते हैं ना शरीर में, उसको पुष्टि देने वाला। ये धातु आप सब पढ़ेंगे आयुर्वेद में कि हमारे शरीर में धातुएं क्या होती हैं, है ना। धातु अग्नि क्या होती है, ये सारी चीजें आप आयुर्वेद में अच्छे से कवर करेंगे। धातु हमारे शरीर को होता है, ठीक है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे शरीर में धातुएं होती हैं। 7 प्रकार की जो धातुएं है ना, सप्त धातु, उसको बोल रहा है कि वो पुष्टि देने वाले होने चाहिए, आसानी से पचने वाले भोजन होने चाहिए, प्रिय होने चाहिए। स्निग्ध मतलब घी से। यहाँ पे देखो स्निग्ध मतलब चिकना। चिकना किससे होता है, घी से, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शनरी नहीं हो रही है वहां से घिरण की। यहाँ पे तो चिकना बोल दिया आपने, फिर यहाँ पे अपथ्य जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे फिर आपने ये क्यों बोला, यहाँ पे फिर धृतम को क्यों अवॉइड करने को बोला। इससे चीजें हमको क्लियर होती हैं कि इनको लेना है, पर टाइम के अकॉर्डिंग हमें इन सब चीजों को इनटेक करना है। इन सब चीजों का ऐसे ही नहीं कर लेना है। कफ बढ़ा हुआ है, दूध पी रहे हैं। चलिए, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। कैसा भोजन करने चाहिए योगी को, लघु पाक हो, आसानी से पचने वाला हो, प्रिय हो, चिकना अर्थात घी से लगा हुआ हो, तेल, धातु प्रपोषणम आपके धातुओं को पुष्टि देने वाला, मनु मन अभिलषितम अर्थात मन को अभिष्ट, मन को अच्छा लगने वाला, मन के अनुकूल भोजन होना चाहिए। इसको देखकर ही लगे कि हाँ अच्छा है, मन को प्रिय होना चाहिए। मन अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। ऐसे भोजन को, उचित भोजन को अपने योगी को अपने भोजन में ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल दिया, क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक। कठिनम, यहाँ पे बताया क्या लेना चाहिए, अब बताएंगे क्या नहीं लेना चाहिए। कठिनम दुरितम पूतिमुषणम पर्युषितम तथा। कठिनम मतलब देर से पचने वाला, ये जल्दी पचने वाला खाना है, देर से पचने वाला नहीं खाना। दुरितम, दुरितम अर्थात हिंसा बढ़ाने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना, उन्हें नहीं खाना। आपने सुना होगा जैन धर्म में प्याज नहीं खाया जाता, ठीक है। कोई जैन होगा हमारे इस ग्रुप में, कोई पढ़ रहा होगा तो अगर है हमारे क्लास में तो वो भी बता सकते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ को, उनके धर्म कितना अच्छा होता है उनके धर्म में इन सब चीजों को अवॉइड किया जाता है। मेरी एक फ्रेंड है सलोनी, वो बताती थी मुझे सारी चीजें कि हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। मतलब बहुत सी चीजें मतलब मैंने उसकी फ्रेंडशिप में जानी। तो ये जो खाने की चीजें जैन सर जैन में तो आलू वोलू भी खाना सर, ये है ना, आलू और हाँ। अदरक उदरक टाइप का। और वो जमीन वाले जितने भी होते हैं ना सब्जियां, वो सब खाते हैं जो जमीन में उगती हैं। जिस पे प्रकाश ना पड़ा हो। हाँ, होती है बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा, जैसे हमारे क्या होता है जब माइक ऑफ कर लीजिए, जब हम लोग बहुत बड़े साधना में लग जाते हैं, है ना, जो पूरे ही धर्म का पालन करने बैठते हैं, वो इन सब चीजों को पूरी तरह से पालन करते हैं। मतलब मुख्य रूप से ये होता है कि जो आपके शरीर में उत्तेजना को बढ़ाए, हिंसा को बढ़ाए, ऐसे पदार्थ को वर्जित करते हैं वो लोग। उसी चीज को यहाँ पे समझिए आप। दुरितम अर्थात हिंसा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ नहीं होने चाहिए। पूति, पूति मतलब होता है सड़ा हुआ। उष्णम, पूति उष्णम अर्थात सड़ा हुआ गरम गरम भोजन जो खाते हैं ना, वो नहीं करना। पर्युषितम, पर्युषितम से तात्पर्य होता है बासी। बासी कौन कौन खाता है, नहीं खाना, बासी नहीं खाना चाहिए। जैसे देखिए आप भोजन करते हैं, अच्छा आपने अगर भोजन को देर से खाया तो आपने तो अभी उसके वैलिड, मतलब अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ था, बट जब आपने उसको खाया वो पेट में गया, पेट में जाने के बाद तो सड़ रहा है ना भाई। जब आपने उसे खाया तब तो नहीं सड़ा था, पर उसकी एक्सपायरी डेट तो आने वाली थी तब, जब आपके वो भोज्य पदार्थ आपके पेट में था। इसलिए कहते हैं कि ताजा भोजन खाना चाहिए, बासी इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे शरीर का जो ब्लड प्योरिफिकेशन होता है वो बिगड़ता है। अक्सर बासी खाने वालों को ना फोड़े फुंसी आते हैं,
इसी चक्कर में आते हैं क्योंकि उनके खून का प्योरिफिकेशन अच्छे से नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं अति शीतम। अति शीतम मतलब बहुत ठंडा नहीं खाना है। चा अति उष्णम, और बहुत गर्म भी नहीं खाना है। भक्षम योगी विवर्जयेत, ऐसा भोजन नहीं खाना है। ठीक है, यहाँ पे उष्णम का मतलब होता है बहुत गर्म, और यहाँ पे उष्णम का मतलब होता है मसालेदार। ठीक है, दोनों उष्णम के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे उष्ण का मतलब है गरम गरम, यहाँ पे उष्ण का तात्पर्य है मसालेदार। वो भी गरम ही होता है, ये अंदर से गरम करता है और ये जो होता है ये बाहर से गरम होता है। ठीक है, दोनों उष्ण में ये अंतर होता है यहाँ पे। अब हम समझते हैं 30वां श्लोक। और क्या बताया है महर्षि गिरिन ने? प्रातः स्नानो अपीवास आदि काय क्लेश विधिम तथा एकाहारम निराहारम यामांते चाना कार्येत। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है काया क्लेश। काया मतलब होता है आपका शरीर। शरीर को कष्ट देने वाले जो कर्म होते हैं, विधि अर्थात यहाँ जो कर्म है ना। कोई अगर आपको बोल रहा है कि 4 बजे उठ के नहा के योगा करो, तो महर्षि घिरण ने आपको साफ साफ कहा बिल्कुल नहीं, ये सब अपवाद है, ये सब मिसकॉन्सेप्शन बता रखे हैं। महर्षि घिरण ने अपने श्लोक में क्लियर कर रखा है। यदि आप योगी हो तो कोई जरूरत नहीं है कि 4 बजे उठकर आप अपने शरीर को प्रताड़ित करते हुए स्नान करो और फिर योगा करने जाओ। आपके शरीर में जब वो पानी जाए तो आपके शरीर को दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे पानी से नहाओ, ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। कुछ बहादुर इंसान होते हैं, मैं तो बड़ा बहादुर हूं, मैं ठंडे पानी से नहा सकता हूँ। मैं गर्म पानी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट पानी ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर में जाए तो ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं नहा रहा हूँ। डर नहीं बैठा हूँ आपके दिमाग में कि यार नहाना बहुत बड़ा काम होता है। इसी को यहाँ पे बोला है काया क्लेश विधिम, अर्थात शरीर को कष्ट देने वाले कर्म, जैसे कि प्रातः स्नान अपीवास आदि, अर्थात शीत ऋतु में प्रातः स्नान, उपवास, यहाँ पे उपवास वर्ड भी आ रहा है। शीत ऋतु में जो नहाते हैं ना ठंडी में, वो नहीं करना है। अगर ठंड के टाइम पे 4 बजे उठ के नहाओगे, अकड़ के जम जाओगे, मर जाओगे। इसलिए मना किया इस चीज को। ठीक है ना, महर्षि घिरण ने साफ साफ किया भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। उपवास जबरन का नहीं करना है। एकाहारम, एकाहारम से तात्पर्य है एक समय ही भोजन करूंगा। मैं तो योगी हूं, मैं एक ही टाइम का खाना खाऊंगा। ये भी वहां पे बताया है कि ये सब नहीं करना है। ये सब क्या है? ये आपका सब मिथ्या है, ये आडंबर कर रहे हो आप। महर्षि घिरण ने समझाया एकाहारम नहीं करना है। निराहारम, बिना खाए हुए भी नहीं रहना है। एक समय का भी नहीं खाना है, बिना खाए हुए भी नहीं रहना है। यार मैं तो योगी हूं, मैं बिना खाए रह सकता हूं, बिल्कुल नहीं भाई, खाना है। यामांते चाना कार्य, ऐसे सायकाल, यामांते अर्थात सायकाल के बाद। या मतलब होता है शाम, उसी को बोला है याम अंते, मतलब सायकाल के अंत में। जैन लोग शाम को सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते, उसी बात को यहाँ समझाया। याम के अंत में अर्थात शाम के सायंकाल के बाद में भोजन नहीं लेना है। ना कार्य तथा नहीं लो, नहीं खाओ। एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम नित्यम भोजनम। अब देखो यहाँ पे क्षीर वर्ड आ रहा है। क्षीर मतलब क्या होता है? दूध। अभी दूध नहीं लेने को बोला था, अब दूध लेने को बोल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शनरी हो रही है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वहां जो बोला है वो उस वे में नहीं समझाया है, पर आपको एग्जाम पर्पज से उसको जरूर याद रखना है। अब देखते हैं इसका मतलब। एवं विधि, विधि पूर्वक। ठीक है, एवं विधि विधान मतलब इस प्रकार नियम पूर्वक रहकर। विधि विधान मतलब होता है नियम पूर्वक रहना है आपको। नियम पूर्वक रहते हुए ही प्राणायाम करो। समाचरित अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करो। महर्षि घिरण चंड कपाली से कह रहे हैं सब चीजें। आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम नित्यम भोजनम। और क्या बोला? आरंभे प्रथम अर्थात अभ्यास के प्रारंभ काल में, मतलब पहले कुछ दिन स्टार्टिंग में, जब हम योगा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस समय क्षीर आज्यम, क्षीर मतलब होता है
दूध। और आज्यम एक वर्ड आया है, आज्यम का मतलब होता है यहाँ पे घृत, घी, दूध और घी। ठीक है, दूध और घी यहाँ पे लेने को बोला है। कब लेना है? नित्यम, नित्य लीजिए, नित्य लीजिए। और क्या बताया यहाँ पे? मध्य मध्याह्ने चैव सायाह्ने भोजन भोजनम द्वयम आचरेत। अब बोला है कब कब खाना है। एक आहार तो बता दिया नहीं करना है, निराहार भी बता दिया नहीं करना है, तो कब कब करना है कि 31 श्लोक के एंड में आपको बता रहे हैं। मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, सायमान्य अर्थात सायंकाल, सूर्य अस्त के पहले। कब करना है? भोजन करना है द्वयम आचरेत, 2 बार भोजन का आचरण करो। क्लियर है चीजें? कोई होगा जिसके दिमाग में सब मिसकॉन्सेप्शन अभी तक रहे होंगे तो प्लीज उनको खत्म करो। ठंड के टाइम पे एकदम कड़ाके की ठंड में नहाने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी बोलिए। सर इसमें कह रहे हैं कि शाम को भोजन नहीं करना है, तो सर अगर कहें कि 2 बार करना है तो दिन ही में 2 बार कैसे खा लेंगे? योगी जब उठता है तो उसका सुबह कब होता है? आपका दोपहर 1 बजे होता है, पर एक योगी का दोपहर 1 बजे नहीं होता, वो 9 बजे हो जाता है। ठीक है। सर तो 10-11 के बीच में दोपहर मानेंगे, फिर तभी तो 10-11 आप के इतना बीच में खा लेंगे, ये 5 समझ बजे खा लीजिए, लेंगे। आप अगर आपको योगी में कंफ्यूजन हो रहा है तो जैन लोग कैसे करते हैं? वो तो रात को खाना ही नहीं खाते, वो कैसे जीते होंगे? सूर्यास्त से पहले सर। बिल्कुल, खाना। सूर्यास्त से पहले अपना सेकंड भोजन जो नाइट में खाते हैं डिनर में। अक्षय कुमार जैसे, मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, वो ऐसे ही करते हैं। तुम्हारा, हाँ सर वो करते हैं। वो अपना भोजन 6 बजे कर लेते हैं सर वो। 6 बजे करते हैं, सूर्य अस्त के पहले कर लेते हैं वो अपना भोजन। ठीक है, बिल्कुल अपने लाइफ में भी इन सब चीजों को अलाउ करो, अप्लाई करो इन सर सब चीजों को। और एक आज सर मध्यकाल मतलब क्या होता है? दोपहर भाई, दोपहर, दोपहर को मध्याह्न काल बोलते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा नाड़ी शुद्धि देख लेते हैं। अभी तक कुछ ज्यादा है नहीं। अब कल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छे से अगर आपको पथ्य पथ क्लियर करना है तो पथ्य और अपथ्य का चार्ट बनाओ अपने नोट्स में। यार पथ्य में क्या लिखा है, अपथ्य में क्या लिखा है, दोनों में एक कॉमन का चार्ट बनाओ। दोनों में कॉमन दे रखा है, एक ऐसा चार्ट भी उसी के नीचे लिख दो, कॉमन दोनों में है ये चीजें, पथ्य और अपथ्य में दोनों में है। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा नाड़ी शुद्धि हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पथ्य अपथ्य क्या है, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया हूं आपको ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहे। वैसे तो आप लोग, चलिए थोड़ा सा नाड़ी शुद्धि देख लेते हैं, है ना। कुशासने मृगाजने, स्थान कर लिया हमने, स्थान जान लिया। काल हमने जान लिया, ठीक है, काल भी हमने जान लिया कब कब करना है, बसंत और शरद में बता दिया। मिताहार भी हमने जस्ट अभी अभी जाना है, थोड़ी देर पहले मिताहार में क्या क्या बताया उन सब चीजों को आपको बता दिया। अब नाड़ी शोधन, स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन, इसके पश्चात ही आप प्राणायाम करने के काबिल होते हो, आपके अंदर उसका सामर्थ्य आता है, एबिलिटी आपकी महर्षि घिरन के अनुसार। स्थान काल और मिताहार आपको होना चाहिए, साधना की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से भी पता होना चाहिए, दोनों चीजें। चलिए अब समझते हैं कि नाड़ी शुद्धि में क्या बताया है। कुशासने मृग चिने, कुशासने मृगाजने व्याघ्राजिने चाकंबले स्थूलासने समासीनः प्रांग मुखो वाप्युदंग मुख नाड़ी शुद्धिम समासाद्य प्राणायामम समभ्यसेत। कैसे आसन में बैठने को बोला है? कुश, कुश सभी जानते हैं, कुश क्या होता है? ग्रास, घास होती है सर। घास, कुछ मतलब घास, सबके घर में कूलर होता है, उसी को खस बोलते हैं, कोई कोई होता है कुश। ठीक है, कुश आसन, कुश से बने आसन पर, इसका तात्पर्य है कुश से बने आसन पर मृगाजिने, मृग, मृग जानते हैं?
हिरण, हिरण। मृगाजिने, हिरण का या फिर बाघ का। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, ठीक है। हिरण के चर्म पर बैठना है या फिर बाघ के चर्म पर अथवा कंबल पर। कितने चीज दे दी आपको, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है। पहले कुछ बिछाया, फिर आपने उसके बाद क्या बिछाया कुछ के ऊपर, या तो हिरण का चर्म बिछाया या फिर बाघ का चर्म बिछाया या फिर कंबल बिछाया, ठीक है। ये सीक्वेंस एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पर्पज से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्थूल आसने समासीन प्रांग मुखो वाप्युदंग मुख नाड़ी शुद्धिम समासाध्य, मतलब नाड़ी शोधन करने को बोला है और उसको करने से पहले आपको बोला है कुछ से बने आसन पर बैठे, अथवा मर्ग चर्म या फिर व्याघ्र चर्म पर बैठे, या फिर कंबल पर बैठे। उसके बाद स्थूल आसन, स्थूल सभी जानते हैं स्थूल क्या होता है, स्थूल आसन पर बैठना है और प्रांग मुख होता है। स्थूल आसन पर समासीन अर्थात बैठकर प्रांग मुखो अर्थात पूर्व की ओर, अथवा वाप्युदंग मुख अर्थात उत्तर की ओर मुख करके। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या दिशा बताइए प्राणायाम करने से पहले। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपका बनेगा एग्जाम में, चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दृष्टि आपकी जो दिशा क्या बताई है, पूर्व और उत्तर बताई है। वहां पे क्विज दे रखेगा, कूट दे रखेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, दक्षिण उत्तर पूरब, ऐसे करके सब दिया हुआ, आपको याद होना चाहिए। पूरब और उत्तर, प्रांग मतलब पूरब, वाप्युदंग मतलब उत्तर। इस दिशा में मुख करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायामम समय विशेष, क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा, 33 तक देख लेते हैं, फिर आपको हम कल बताएंगे। नाड़ी शुद्धिम कथम कुर्यान नाड़ी शुद्धिस्तु कीदृशी तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तद्वद्दश्व दयानिधे। नाड़ी शुद्धिम, अब यहाँ पे कौन पूछ रहा है, ये चीज देख रहे हो, चंड का पाली पूछ रहा है। चंड का पाली ने कितने बार क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन भी आएगा आपको एग्जाम। चंड के पाली ने कितनी बार प्रश्न पूछा है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। इन सब चीजों को अपने नोट्स में जरूर लिखना, ढूंढना, देखना कितने बार आया चंड का पाली का संवाद, ठीक है। जैसे कि गीता में ऐसा क्वेश्चन आता है कि संजय ने कितनी बार बोला, श्री कृष्ण ने कितनी बार बोला, अर्जुन ने कितनी बार क्वेश्चन किया, फिर सभी का आता है, ठीक है। जो जो उसमें संवादिक रूप से हैं उस गीता में, तो उन सब का ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कितनी बार अपना संवाद बोला। इसके नोट्स भी बनाए जाते हैं, तो इस घेरण संहिता का ये भी आप जरूर बना के रखना अपने नोट्स में। पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं, दूसरे प्रकरण में कितने श्लोक हैं, 7वें प्रकरण में कितने श्लोक हैं, ये सब चीजें देखिए और अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए घेरण संहिता के परिचय में, जो बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है नाड़ी शुद्धि कथम कुर्यात कीदृशु तु नाड़ी शुद्धि तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तद्वस्व दयानिधे। अर्थात चंड का पाली पूछते हैं नाड़ी शुद्धिम कथम, मतलब नाड़ी शुद्धि कथम कुर्यान नाड़ी शुद्धिस्तु कीदृशी, अर्थात नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है। नाड़ी शुद्धि कथम कुर्यात, अर्थात नाड़ी शुद्धि कथम मतलब कैसे, ये कथम का मतलब है कैसे, नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है हे घेरण ऋषि से पूछ रहे हो। और क्या बोले आगे, कीदृशु, यहाँ लिखा है कीदृशी नाड़ी शुद्धिस्तु, और नाड़ी शुद्धि क्या है, कीदृशी मतलब क्या है नाड़ी शुद्धि। पहले पूछा कैसे की जाती है, फिर पूछते हैं क्या है, ये जानने की इच्छुक तो थे ही वो। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तद्वद्दश्व दयानिधे। तत्सर्वम अर्थात होता है यह सब, जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह सब, श्रोतुमिच्छामि यह सब जानने को मैं इच्छुक हूँ, सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तत्वद्वस्व, तत्वद्वस्व वह हमें, तत् अर्थात वह, वद्वस्व मतलब होता है बताइए, बताओ, हे दयानिधे ये सारी चीजें मुझे बताइए। नाड़ी शुद्धि क्या है, कैसे की जाती है, ये सब जानने को मैं इच्छुक हूँ, ये सब मुझे बताइए। संस्कृत में सब बातें हो रही हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है।
ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सर ये तद्वत्स का एक बार बताइए, वदस्थ का क्या है? तत्, संधि विच्छेद कीजिए यहाँ पे, पहले कीजिए तत्, तत्, तत् के बाद धन, वदस्व, वदस्व, वदस्व। तत् मतलब होता है वह सब, जो आप मैं आपसे पूछ रहा हूं वह सब। वदस्व मतलब बताओ, बताओ मुझे, हे दयानिधि। क्लियर? जी। चलिए भाई, आज के लिए इतना काफी है, मुझे ऐसा लगता है। सर पूर्व और उत्तर दिशा के बारे में क्या बताए, वो थोड़ा बताइए सर। महर्षि किरण ने बोला है पूर्व और उत्तर दिशा में आपको अपना मुख करके इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। कारण, ठीक है, कारण किस लिए नहीं बताया? कारण नहीं बताया आपको, बस बोला है कि वास्तु पूर्व और उत्तर दिशा, हाँ, पूर्व और उत्तर दिशा, पूर्व और ओके। बिल्कुल, आपको बस याद रखनी कुछ चीजें। शुभ होता सर है। इसमें ये बताइए, हम सुबह तुषार ने बोला है, देखिए तुषार मैं ने एक मृगाजी ने एक लॉजिक है, 1 मिनट मनोज जी। जी आपको जब सुबह बोला जाता है कि योगासन, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार को सूर्य की तरफ देखकर ही करने को बोला गया है, ना कि आपकी पीठ सूर्य की तरफ। ये पता है सबको क्यों? जो सूर्य की एनर्जी आ रही है, जो भी एनर्जी, सनलाइट तो आपको पीछे से भी पड़ेगी ना, पीछे से भी पड़ेगी सनलाइट, यहाँ पे भी तो पड़ेगी पीछे। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी एनर्जी है ना सुबह के टाइम पे, जब आपका संध्या सुबह का काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो भी आपकी सूर्य की रोशनी आती है वो लाभदायक होती है। वो आपके मस्तिष्क में पड़े, आपके चेहरे में पड़े, आपका बुद्धि का विकास हो, उसकी सकारात्मक एनर्जी जो है वो आपके सीधे सीधे व्यक्तित्व में आए, है ना? तो हम उसको फेस टू फेस देखेंगे तो अच्छे से मिलेगी, कि पीछे होके देखेंगे तो मिलेगी। समझ रहे हैं? ये लॉजिक भी है इन सब चीजों का, और बाकी तो सब साइंस है ही। सर और एयर कुछ का है? डायरेक्शन शायद वही रहता है, तो लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है इससे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी मनोज जी पूछिए। सर मुझे तो ये पूछना था, जैसे इसमें नाड़ी शुद्धि में ये है ना, तुषार ने, मृगाजी ने, व्याघ्राजी ने, चकम्बले, तो इसमें से जैसे उसका आसन लिया, ये मृगाजी ने और व्याघ्राजी ने, तो इन दोनों में से एक लेना है कि ये दोनों ही लेने हैं, फिर कंबल उसके ऊपर लाना? या और आपके पास ऑप्शन दे रखा है, कुछ आसन आपको बिछाना है, या फिर उसके ऊपर मृग चर्म बिछाइए, या फिर कंबल बिछाइए, फिर उसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठिए। मतलब ये मृगाजी ने, मतलब हिरण की जो खाल टाइप होता है वो, और जो बाघ की जो खाल होता है, इन दोनों में से एक, उसके बाद कंबल। हाँ हाँ ठीक। ये गीता में भी तो है। हाँ और किसी का कोई डाउट, या फिर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे थोड़े बहुत?